हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट। तो मेरा नाम सोनी भारद्वाज। आज फिर से आप लोगों के सामने एक हिस्ट्री का नया टॉपिक लेके, मेडिवल हिस्ट्री का। तो देखिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कल की क्लास को, यानी लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में। आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था और दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले वंश के बारे में पढ़ा था, जिस वंश का नाम था गुलाम वंश। तो आपने पढ़ा था किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। अब देखिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश के बारे में। कल की लास्ट क्लास में आप लोगों को मैं ये बता के गया था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुर्स था, जिसकी हत्या मलिक फिरोज के द्वारा कर दी गई। और उसी मलिक फिरोज ने गुलाम वंश का अंत किया और उसने क्या किया, खुद गद्दी पे बैठा और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो मैं एक बार लिख देता हूं, आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो खिलजी वंश यानी कि खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी वंश। और खिलजी वंश को कब से कब तक पढ़ेंगे हम? तो खिलजी वंश को हम पढ़ेंगे 1290 से लेकर 1320 तक कंटिन्यूसली। तो हम पढ़ेंगे खिलजी वंश को 1290 से लेकर 1320 तक। अब देखिए बोर्ड पे जो ये खिलजी वंश है, तो हम पढ़ते हैं खिलजी वंश में सबसे पहले आपने पढ़ा था मलिक फिरोज। तो उसी मलिक फिरोज का जो पूरा नाम है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका जो पूरा नाम है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ये शासन करेगा 1290 से लेकर 1296 तक। तो हम पढ़ते हैं खिलजी वंश का इसे संस्थापक माना जाता है। तो आप ये याद रखोगे, आपसे पूछ लिया जाए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अब देखिए आगे इसमें हम पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट इसी से, सबसे पहले इसने दक्षिण भारत में अटैक किया था। तो बात है 1296 में। 1296 में इसने अपना दक्षिण भारत का विजय अभियान चलाया। इसने अपना दक्षिण भारत का विजय अभियान चलाया और इस विजय अभियान में इसने सबसे पहले अटैक कहां पर किया? महाराष्ट्र में। इसने सबसे पहले जो अटैक था वो अटैक ही कहां पर किया? महाराष्ट्र में। और हम पढ़ते हैं इसने 1296 में महाराष्ट्र के एक शासक जिसका नाम था रामचंद्र सेन। तो हम पढ़ते हैं इसने रामचंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया और इसने महाराष्ट्र को जीत लिया। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं, ये इतिहासकारों का ये मानना है इसने रामचंद्र सेन की हत्या नहीं की, बल्कि रामचंद्र सेन को इसने अपना एक मित्र बना लिया। क्यों? क्योंकि ये चाहता था दक्षिण भारत में अटैक करना। इसको पता था उत्तर से लेकर दक्षिण भारत की दूरी ज़्यादा है और ये जब भी दक्षिण भारत जाएगा तो वहां पे रामचंद्र सेन इसकी हेल्प करेगा, इसलिए इसने रामचंद्र सेन को अपना मित्र बना लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका एक भतीजा था। हम इसके बारे में इसमें पढ़ते हैं इसका एक भतीजा था, जिस भतीजे का नाम था, हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी। जिस भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो हम पढ़ते हैं इसका एक भतीजा था जिस भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और इसने अलाउद्दीन खिलजी अपने भतीजे को ही क्या किया? अपना दामाद बना लिया। और दामाद बना के अपने इस भतीजे को यूपी के कड़ा मनिकपुर नामक स्थान का, कड़ा मनिकपुर नामक स्थान का गवर्नर बना दिया, वहाँ का राज्यपाल बना दिया। तो हम पढ़ते हैं इसका एक भतीजा था जिस भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और इसी अलाउद्दीन खिलजी को इसने अपना दामाद बनाया और उसको कड़ा मनिकपुर का सूबेदार बना दिया, वहाँ का गवर्नर बना दिया, वहाँ का राज्यपाल बना दिया। इसी में हम पढ़ते हैं इसी के समय में, बात है 1296 की, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में 1296 में मंगोलों का चौथी बार अटैक हुआ भारत पे। तो हम पढ़ते हैं मंगोलों का चौथी बार अटैक हुआ और इस अटैक को दबाने के लिए इसने क्या किया? अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मंगोलों के इस आक्रमण को दबा दिया। और यहाँ पे हुआ क्या? मंगोलों के 2000 सैनिकों को कैद कर लिया। मंगोलों के 2000 सैनिकों को
कैद कर लिया और इन सैनिकों को कैद करके अलाउद्दीन खिलजी किसके पास लेके आया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास। इन 2000 सैनिकों के सामने एक ऑप्शन रखा गया, अगर इनको जीवित रहना है तो इनको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? इन 2000 सैनिकों को, इन्होंने इन सैनिकों का धर्म परिवर्तन करवा दिया, इन सैनिकों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। तो हम पढ़ते हैं इन सैनिकों का धर्म परिवर्तन करवाया गया और इन सैनिकों को किस धर्म का बना दिया गया? इस्लाम का। और ये सैनिक बौद्ध धर्म से थे, इनको इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया और इनके रहने के लिए एक नगर स्थापित किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, जिस नगर का नाम था मंगोलपुरी, जिसका नाम था मंगोलपुरी। और ये मंगोलपुरी कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। तो आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है मंगोलपुरी किसने बसाया था? तो मंगोलपुरी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बसाया था। किसके लिए? इन 2000 मुस्लिम सैनिकों के लिए जो नए नए मुस्लिम बने थे। और ये मंगोलपुरी आपको पता है दिल्ली में बहादुरगढ़ से आगे है, मेट्रो स्टेशन भी है इसके नाम से। तो देखिए जो ये मुस्लिम थे इन्हीं को न्यू मुस्लिम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम नहीं थे, बौद्ध धर्म के थे, इनको जबरदस्ती कबूल करवाया गया था इस्लाम धर्म। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या किया? दक्षिण भारत की जिम्मेवारी इसने अपने भतीजे को सौंप दी। इसने क्या किया? दक्षिण भारत को जीतने की जिम्मेवारी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दक्षिण भारत पर अटैक कर दिया, दक्षिण भारत पर आक्रमण कर दिया। और ये बताया जाता है इसने आक्रमण करके दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के मंदिरों को लूट लिया। इसने दक्षिण भारत में अटैक करके महाराष्ट्र के जितने भी मंदिर थे इन सभी मंदिरों को इसने लूटना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इसने दक्षिण भारत के सारे मंदिर लूटे तो अपने मंदिरों को बचाने के लिए रामचंद्र सेन आया, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था। रामचंद्र सेन मित्र था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? रामचंद्र सेन की हत्या कर दी और सारे हिंदू मंदिर लूट लिए इसने। तो यहाँ पे जैसे ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चला, इसको अत्यधिक बुरा लगा। इसने क्या किया? वहां से एक फरमान भिजवाया अलाउद्दीन खिलजी के पास कि अलाउद्दीन खिलजी तुरंत हाजिर हो। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को पता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को मृत्युदंड दे सकता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? महाराष्ट्र के मंदिर से जितना धन लूटा था इस धन से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊंचे अधिकारी मंत्री वजीर को खरीद लिया और इसी की हत्या कर दी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। तो हम पढ़ते हैं 1296 में ही, हम पढ़ते हैं 1296 में ही हत्या कर दी किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। और यह हत्या किसने की थी? इसी के भतीजे ने, इसी के नेफ्यू, इसी के दामाद ने, इसकी सन इन लॉ यानी इसी के दामाद ने इसकी हत्या कर दी। तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इतने से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते, बस एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, मंगोलपुरी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बसाया था। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगला जो राजा था वो कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। और हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं मैं और पढ़ते हैं किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, इस वंश का ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का ही सबसे इंपॉर्टेंट शासक आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और ये जान लीजिए, अगर आपके एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना है तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाएगा, तो इसको डेफिनेटली याद कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो मैं लिख देता हूं इसका नाम, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को कब से कब तक पढ़ेंगे? 1296 से स्टार्ट करेंगे और 1316 तक कंटिन्यूसली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जो ये अलाउद्दीन खिलजी है इससे हमारे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, बारीकी से इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये पढ़ते हैं, इसके बचपन का नाम, इसका चाइल्डहुड नेम या इसका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था अली, इसका वास्तविक नाम था अली, या इसी को बोला जाता है गुरसास्प, अली गुरसास्प इसी के नाम थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें हम पढ़ते हैं
जोधपुर से इसका एक इंक्रिप्शंस मिला है, जोधपुर से एक अभिलेख मिला है जिसको बोला जाता है जोधपुर अभिलेख। अब ये अभिलेख क्या है वो गौर से देखिए। तो देखिए अभिलेख का मतलब ये है, उस समय कुछ राजा पत्थरों पे कुछ लेख लिखवा देते थे, उन्हीं को बोला जाता था इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख। तो जोधपुर से एक अभिलेख मिला है जिस अभिलेख में ये लिखा गया है या ये बताया गया है, इस अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवता से की गई है यानी भगवान से की गई है। तो हम पढ़ते हैं जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को भगवान के बराबर बताया गया है। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हम पढ़ते हैं बात है 1298 की। हम पढ़ते हैं बात है 1298 की। एक मिनट, हम पढ़ते हैं बात है 1298 की। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपना गुजरात विजय अभियान स्टार्ट किया या गुजरात को जीतने के लिए इसने एक अभियान चलाया। और हम पढ़ते हैं इस गुजरात अभियान से ये एक किन्नर को खरीद के लेके आया था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रख लेना। ये गुजरात अभियान से एक किन्नर को लेके आया था और इस किन्नर को इसने 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए हम पढ़ते हैं इसने जिस किन्नर को खरीदा था उसका नाम था मलिक काफूर। तो हम पढ़ते हैं उसका नाम था मलिक काफूर। इसने एक किन्नर को खरीदा जिसका नाम था मलिक काफूर, और इसी को आपके एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, 1000 दिनारी के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है, मलिक काफूर को। अब गौर से समझिए मैंने क्या लिखा बोर्ड पे। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना गुजरात का अभियान स्टार्ट किया, इसने गुजरात को जीता, साथ में गुजरात की मंडी से ये एक किन्नर को लेके आया था, एक ट्रांसजेंडर्स को लेके आया था जिसका नाम था मलिक काफूर, और इसको 1000 दिनार 1000 सोने के सिक्कों में खरीदा था। इसलिए आपके एग्जाम में काफी बार आपसे पूछ लिया जाता है 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है। तो 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम पढ़ते हैं 1 मिनट। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1303 की। इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1303 की। तो 1303 में इसने क्या किया, मलिक काफूर को साथ लेके। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो ये मलिक काफूर है ये एक ट्रांसजेंडर्स था, इसको खरीदा गया था सैनिकों की सेवा करने के लिए, लेकिन ये इतना ज्यादा कुशल सैनिक निकला खुद ही, ये अपने कुशलता के बलबूते के ऊपर ये सेनापति यानी कमांडर के पद पर जा पहुंचा, यानी अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर सेनापति कौन बन गया, ये किन्नर मलिक काफूर। तो बात है 1303 की। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपना चित्तौड़गढ़ अभियान प्रारंभ किया। इसने अपना चित्तौड़गढ़ अभियान प्रारंभ किया। तो हम पढ़ते हैं इसने अपना चित्तौड़गढ़ अभियान प्रारंभ किया। अब ये चित्तौड़गढ़ अभियान क्या था, एक बार मैं लिख देता हूं फिर इसको अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। 1303 में इसने अपना चित्तौड़गढ़ अभियान प्रारंभ किया, और ये चित्तौड़गढ़ आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर है। तो हम पढ़ते हैं इस चित्तौड़गढ़ अभियान के अंदर इसने रावल रतन सिंह की हत्या की, और इस अभियान में इसने पहली बार जौहर देखा था। ये जौहर क्या होता है ये भी बताऊंगा। तो देखिए इसने पहली बार क्या किया था, जौहर देखा था। अब गौर से सुन लीजिए चित्तौड़गढ़ अभियान क्या है। तो देखिए सारे स्टूडेंट, आप सभी ने एक मूवी जरूर देखी होगी जिसका नाम है पद्मावत। तो पद्मावत मूवी अगर आपने देखी है तो वो सेम इसी के ऊपर बनी है। मैं थोड़ी सी उसके बारे में बखान कर देता हूं आप लोगों के सामने। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस समय चित्तौड़गढ़ के अंदर एक राजा रहता था जिसका नाम था रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह की एक पत्नी थी जो अत्यधिक खूबसूरत थी, और इस समय पूरे भारत में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे, जिसका नाम था रानी पद्मिनी। और रानी जो पद्मिनी थी उसकी खूबसूरती के चर्चे अलाउद्दीन खिलजी ने भी सुने थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि उन्हें काम करते हैं, चित्तौड़गढ़ अभियान पे चलेंगे, चित्तौड़गढ़ को तो जीतेंगे, साथ में रानी पद्मिनी को जीतेगा, उसके साथ विवाह करेगा, उसे दिल्ली लेके आएगा। तो उसने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ अभियान पे गया, और उसने धोखे से रावल रतन सिंह को मार दिया। और जैसे ही रानी पद्मिनी को पाने के लिए महल की तरफ बढ़ा, तो रानी पद्मिनी ने क्या किया, उस समय राजपूतों में जौहर प्रथा चलती थी। अब ये जौहर क्या होता है इसको गौर से सुनिए आप। तो देखिए जौहर का मतलब ये होता है क्या, उस समय
जो भी रानी, अगर कोई भी राजा मारा जाता था तो उसकी सारी रानियां क्या करती थी, आग में कूद के अपनी जान दे देती थी, वही जौहर प्रथा थे। तो यहाँ पे रानी पद्मिनी ने क्या किया, महल की सारी रानियों के साथ मिलके आग में कूदकर अपनी जान दे दी। यानी जैसे अलाउद्दीन खिलजी महल में पहुंचा तो वहां पे देखा रानी पद्मिनी तो जौहर कर चुकी थी, तो उसने पहली बार अपनी लाइफ में जौहर देखा था। और ये जो अभियान है ये अलाउद्दीन खिलजी का अभियान अधूरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभियान का मेन पर्पज ही रानी पद्मिनी को पाना था और रानी पद्मिनी तो मारी जा चुकी थी, इसलिए इसका ये अभियान अधूरा माना जाता है। लेकिन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन ये बनते हैं, इस अभियान की जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो इस अभियान की जो जानकारी है वो एक उपन्यास में लिखी हुई है, जिस उपन्यास का नाम क्या है, पद्मावत। तो हम पढ़ते हैं पद्मावत नामक उपन्यास से हमें जानकारी मिलती है। और ये पद्मावत उपन्यास किसने लिखा था, तो हम पढ़ते हैं ये पद्मावत उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। तो हम पढ़ते हैं ये पद्मावत उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। यानी जो ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये इसके लेखक थे, इन्होंने लिखा था। और ये कब लिखा था, तो हम पढ़ते हैं ये जो लिखा गया था ये 1540 से 1545 के बीच में लिखा गया था। देखिए कहानी 1303 की है, लेकिन इसको चित्रित उपन्यास पद्मावत के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 से 1545 के अंदर किया था। अब आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है, जिस समय पद्मावत उपन्यास लिखा गया था उस समय भारत के शासक या भारत के राजा कौन थे, या दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली की गद्दी पर कौन थे, तो 1540 से 1545 के अंदर आप पढ़ोगे शेर शाह सूरी के बारे में। इस समय भारत का जो राजा था वो शेर शाह सूरी था 1540 से 1545 में, अभी पढ़ना बाकी है। देखिए मैं फिर से बता देता हूं, ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा है, 1303 की कहानी है, कहानी आपको बता चुका हूं, लिखी गई है 1540 से 1545 में, लिखने वाले व्यक्ति का नाम ये है, उस समय भारत का राजा ये था। अभी ये पढ़ाना बाकी है, अभी हम 1300 के साल पे हैं, जैसे 1500 के साल पे जाएंगे शेरशाह सूरी को आने वाली क्लासों में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बनता है, किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1306 की। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया, अपना दक्षिण भारत का विजय अभियान स्टार्ट किया। इसने भी अपना दक्षिण भारत का विजय अभियान स्टार्ट किया। और अब की बार इसने क्या किया, इस दक्षिण भारत के विजय अभियान की जो जिम्मेवारी थी, इसने दक्षिण भारत के विजय अभियान की जो जिम्मेवारी थी, तो हम पढ़ते हैं ये जिम्मेवारी ये खुद नहीं गया, बल्कि इसने दक्षिण भारत में अपने सेनापति को भेज दिया, जिस सेनापति का नाम आपने अभी अभी सुना था, एक किन्नर जिसका नाम है मलिक काफूर। तो देखिए इसने क्या किया, दक्षिण भारत में अपने सेनापति को भेज दिया, जिस सेनापति का नाम था मलिक काफूर, और मलिक काफूर को ये जिम्मेवारी दी। अब मलिक काफूर क्या करेगा, दक्षिण भारत में जाएगा और दक्षिण भारत में अटैक करेगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं, बात है 1306 की। तो 1306 में मलिक काफूर ने महाराष्ट्र पर अटैक किया, मलिक काफूर ने महाराष्ट्र पर अटैक किया, महाराष्ट्र पर आक्रमण किया और महाराष्ट्र को जीत लिया। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, उस समय मैप का इतने नॉलेज नहीं थी इनको, उस समय मैप का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन राजाओं को ये लगता था ये गजनी से यानी कि उत्तर से तो चल के आए हैं और दक्षिण भारत जैसे ही खत्म होगा पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। इनको विश्व लगता था सिर्फ दक्षिण भारत तक, और अलाउद्दीन खिलजी ने सपना लिया था ये पूरे विश्व का शासक बनना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सोचा अगर दक्षिण भारत को जीत लिया तो पूरे विश्व का राजा बनेगा, इसलिए उसने मलिक काफूर को ये कहा था जब तक वो पूरे विश्व को जीत के ना आए, जब तक दक्षिण भारत को जीत के ना आए तब तक वो वापस ना लौटे दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे महाराष्ट्र को जीत लिया अब मलिक काफूर, और दक्षिण भारत में आगे बढ़ता चला गया। और हम पढ़ते हैं, बात है 1308 की। 1308 में मलिक काफूर कहां पहुंच गया, तेलंगाना के अंदर। और हम पढ़ते हैं इसने तेलंगाना के अंदर अटैक कर दिया, किसके ऊपर, रुद्र प्रताप देव के अंदर, रुद्र प्रताप देव पर आक्रमण कर दिया, रुद्र प्रताप देव पर अटैक कर दिया और इसने जीत लिया किसको, तेलंगाना को भी। तो यहां पे रुद्र प्रताप देव ने क्या किया, तो हम पढ़ते हैं रुद्र प्रताप देव ने युद्ध के हार जाने के तौर के ऊपर, रुद्र प्रताप देव ने युद्ध के हार जाने के तौर के ऊपर मलिक काफूर को एक गिफ्ट दे दिया,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। और वो गिफ्ट क्या दिया? कोहिनूर। वो गिफ्ट ही क्या दिया? कोहिनूर हीरा। तो हम पढ़ते हैं रुद्र प्रताप देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा था ये गिफ्ट में दे दिया। और हम ये पढ़ते हैं जैसे ही ये कोहिनूर हीरा मिला, मलिक काफूर ने क्या किया? कोहिनूर हीरे को कहां भेज दिया? उत्तर भारत में। अब यहां पे गौर से सुनिए, एक दो क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों के लिए। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, आपने दक्षिण भारत को देखा होगा, मैप कभी तो पढ़ा होगा, कभी ज्योग्राफी। तो हमारा दक्षिण भारत कुछ इस प्रकार से है। तो आपने ये पढ़ा है, अभी अभी ये 1306 के अंदर महाराष्ट्र में आया था, इसने पूरे के पूरे महाराष्ट्र को जीत लिया। इनके पास मैप नहीं था और इसको जाना था पूरे दक्षिण भारत को जीतने। और ये 1308 में महाराष्ट्र से तेलंगाना की तरफ पहुंच गया। इसको नहीं पता था दक्षिण भारत यहाँ है, वो सीधा ही निकल गया और तेलंगाना में जाके रुद्र प्रताप को जीत लिया। और यहाँ से ये सीधा ही निकल गया। और आपको पता है यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। और हम पढ़ते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पानी की तरफ पहुंचा तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मलिक काफूर को लगने लगा उसने पूरे विश्व को जीत लिया है। इसलिए यहाँ पे चल के वो खुश हुआ और उसने खुश होकर क्या किया? एक फरमान, एक लेटर उत्तर भारत में भिजवा दिया और उस लेटर के साथ इस कोहिनूर हीरे को भी भेज दिया। उस लेटर में ये लिखा था, हे सुल्तान, हे आका, आप पूरे विश्व के विजेता बन चुके हो। हमने पूरे विश्व को यानी दक्षिण भारत को जीत लिया है। हमारे सामने भूमि खत्म हो चुकी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। और जैसे इस बात का पता चला अलाउद्दीन खिलजी को, दिल्ली में बैठे बैठे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी के चलते उसने क्या किया? अपने आप को सबसे बड़ी उपाधि दे दी, सिकंदर की उपाधि दे दी। उसको लगने लगा विश्व का दूसरा सिकंदर बन चुका है, दूसरा विजेता बन चुका है। और साथ में उसने क्या किया? भारतीय जनता के ऊपर अलग अलग मात्रा में टैक्स अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे आपके लिए एक दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत कि किस शासक को सबसे पहले कोहिनूर हीरा मिला था? तो आप याद रखोगे जो ये कोहिनूर हीरा है ये सबसे पहले किसको मिला था? अलाउद्दीन को मिला था। तो ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। हाँ, मैं आपको कोहिनूर हीरे के बारे में एक दो बात बता देता हूँ। कोहिनूर हीरा निकाला किसने था? रुद्र प्रताप देव ने। तो हम पढ़ते हैं तेलंगाना के शासकों ने निकाला था इसे। कहाँ से निकाला था? गोलकुंडा की खान से निकाला था। गोलकुंडा को प्रेजेंट में हैदराबाद कहा जाता है, तो हैदराबाद की खानों से। और सबसे पहले अगर किसी राजा के हाथ में लगा है उत्तर भारत में तो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में लगा है कोहिनूर हीरा। इसके बाद देखिए, कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को मिला। अलाउद्दीन खिलजी को लगने लगा उसने पूरे विश्व को जीत लिया है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने आप को एक टाइटल दे दिया, अपने आप को एक उपाधि दे दी। और ये इसने अपने आप को उपाधि क्या दी थी? इसने अपने आप को उपाधि दी थी सिकंदर ए सानी की। इसने अपने आप को एक उपाधि दी जिस उपाधि का नाम है सिकंदर ए सानी। तो हम पढ़ते हैं इसने अपने आप को एक उपाधि दी जिस उपाधि का नाम था सिकंदर ए सानी। ये इसी को एक नाम और दिया जाता है आपके कई बार एग्जाम में या आपकी बुक में पूछ लिया जाए आपसे, अलेक्जेंडर टू। इसी को बोला जाता है अलेक्जेंडर टू। अलेक्जेंडर टू का मतलब है दूसरा सिकंदर। तो इसने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा। लेकिन आपके एग्जाम में कैसे बनता है ये क्वेश्चन? तो आपके एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है दिल्ली सल्तनत का, डीएसए मैंने बताया था, दिल्ली सल्तनत का सिकंदर किसे कहा जाता है? तो आप याद रखोगे दिल्ली सल्तनत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को ही बोला जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से? अलाउद्दीन खिलजी से। तो एक बार इसका ओवरव्यू ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी के अंदर, इसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इसको लगने लगा पूरे विश्व का विजेता है। इसलिए इसने क्या किया? भारतीय जनता पर, इसने क्या किया? भारतीय जनता पर इसने अलग अलग प्रकार के टैक्स अप्लाई कर दिए। और वो टैक्स कौन से अप्लाई किए? तो हम पढ़ते हैं इसने ये कहा जाता है भारतीय जनता के ऊपर करीब 24 प्रकार के कष्टदायी कर लगा दिए। इसने भारतीय जनता पर करीब 24 प्रकार के कष्टदायी कर लगा दिए। अब ये 24 प्रकार के कष्टदायी कर कौन से थे? तो इसने भारतीय जनता के ऊपर जैसे जजिया कर था, भारतीय जनता के ऊपर जकात कर था, इसने भारतीय जनता के ऊपर सिंचाई कर था,
इसने भारतीय जनता के ऊपर घरई कर था, इसने भारतीय जनता के ऊपर चरई कर था, इस प्रकार से या एक्सेट्रा 24 प्रकार के कुछ ऐसे कर लगाए थे। तो देखिए जजिया क्या है, जकात क्या है, एक बार बता देता हूं, एक एक बार, ये सारे कुछ अलग नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसने भारतीय जनता पे जजिया, जजिया क्या है, तो गैर मुस्लिम से यानी नॉन मुस्लिम से, हिंदुओं से कर लिया जाने लगा धर्म के नाम पे जजिया। जकात क्या है ये भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो जकात का मतलब ये है, इसने क्या किया, जो मुस्लिमों से कर लिया जाता था, और वो कर क्या होता, मुस्लिम अपने धर्म के उत्थान के लिए कर देते थे, वो जकात था। सिंचाई आप लोगों को पता है, इरिगेशन टैक्स। इसके बाद घरई, घरई का मतलब हाउस टैक्स, घर और झोपड़ियों पे कर लगा दिया। चरई का मतलब है एनिमल फीडिंग टैक्स, यानी दुधारू पशुओं के ऊपर इसने क्या लगा दिया, एक कर लगा दिया। तो इस प्रकार इसने भारतीय जनता पे 24 प्रकार के कष्टदायी कर लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को पूरे विश्व का विजेता समझता था। इसके बाद इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखिए यहां से आपके एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसका एक राज दरबारी कवि था, इसका एक राज दरबारी कवि था। तो हम पढ़ते हैं, इसके राज दरबारी कवि का नाम था अमीर खुसरो। तो हम पढ़ते हैं, इसका एक राज दरबारी कवि था, जिस राज दरबारी कवि का नाम था अमीर खुसरो। तो जो अमीर खुसरो हैं ये इसके राज दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो देखिए अमीर खुसरो में आप ये याद रखोगे, अमीर खुसरो का जो जन्म था वो 1253 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, और ये जन्म कहाँ हुआ था, यूपी के पटियाली नामक स्थान के ऊपर। तो हम पढ़ते हैं, अमीर खुसरो का जन्म यूपी के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, क्योंकि अमीर खुसरो से एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं आपके। इसके बाद हम पढ़ते हैं अमीर खुसरो से आने वाला क्वेश्चन। तो अमीर खुसरो से तो हम पढ़ते हैं, अमीर खुसरो में सबसे पहला क्वेश्चन याद रखोगे आप, अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। एचएसएससी के फर्स्ट कलर के एग्जाम का क्वेश्चन है, तोताए हिंद किसे कहा गया है, अमीर खुसरो को। इसके बाद आप याद रखोगे, एचएसएससी में ही पूछा गया क्वेश्चन, सितार व तबले की खोज किसने की थी। तो आप याद रखोगे, सितार व तबले की जो खोज है ये अमीर खुसरो ने की थी। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, खड़ी बोली की खोज किसने की थी। याद रखें, आप जो हरियाणवी, जिसको संस्कृति मानते हो, हरियाणवी लैंग्वेज मानते हो, इसको खड़ी बोली बोला जाता है, और सबसे पहले खड़ी बोली का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, जो दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती थी, यूपी में और हरियाणा में। तो हम पढ़ते हैं, खड़ी बोली का आविष्कार भी किसने किया था, इसी ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 4 पे, कव्वाली गायकी का आविष्कार। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी में, कव्वाली गायकी का आविष्कार, कव्वाली गायकी की खोज। तो हम पढ़ते हैं, कव्वाली गायकी की जो खोज थी वो भी किसने की थी, अमीर खुसरो ने ही। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं, इसी से क्वेश्चन है, इसके गुरु का नाम। आपसे कई बार अमीर खुसरो के गुरु का नाम पूछ लिया जाता है। इसके जो गुरु का नाम था वो था हजरत निजामुद्दीन औलिया। इसके गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हम पढ़ते हैं, इसके गुरु का नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हम पढ़ते हैं, इसके गुरु थे जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। इसी में हम पढ़ते हैं नंबर 5 पे, इसने, देखिए गौर से सुन लीजिए, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि क्या दी थी, इसने अलाउद्दीन खिलजी यानी अपने राजा को एक उपाधि दी थी, और वो उपाधि थी सुल्तान ए जहान की, सुल्तान ए जहान। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा था, जो अलाउद्दीन खिलजी वो पूरे विश्व का सुल्तान बना था, इसलिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहान यानी पूरे विश्व का सुल्तान भी कहा था। ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद आगे कंटिन्यू देखिए, इसी में हम पढ़ते हैं नंबर 6 के ऊपर, अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी, अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था खालसा ए खुसरो, जिसका नाम था खालसा ए खुसरो या खम्स ए खुसरो, इसी को बोला जाता था। तो हम पढ़ते हैं, खालसा ए खुसरो या खम्स ए खुसरो के नाम से इसने एक किताब लिखी थी। इससे एग्जाम में आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासन देखा था।
इसने अकेले ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। इस लाइन को मैं समझाता हूँ। 8 सुल्तानों का मतलब ये है, इसने अपने पूरे जीवन में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे 8 राजाओं को बैठते देखा था। और वो 8 राजा कौन से हैं, तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसने कहाँ से लेकर, बलबन से लेकर, आपको बलबन मैंने पढ़ा दिया है, तो इसने बलबन के समय में कविताएं लिखने लगा था। और बलबन से लेके इसने मोहम्मद बिन तुगलक तक, जो अभी पढ़ाना बाकी है, यहाँ तक 8 सुल्तानों का शासन देखा। देखिए एमबीटी से है मोहम्मद बिन तुगलक तक, अभी पढ़ाना बाकी है ये। तो इन 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? अमीर खुसरो ने इन 8 का शासन देखा था। इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो गौर से देखिए। तो हम पढ़ते हैं, अमीर खुसरो का जन्म लिख लिया है। इसके बाद लिख लीजिए अमीर खुसरो की डेथ कब हुई थी। तो हम पढ़ते हैं 1325 के अंदर अमीर खुसरो की डेथ हुई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में कुछ स्मारक बनवाए थे, भारत में कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे, वो स्मारक देख लीजिए। तो हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में कुछ स्मारक बनवाए थे, भारत में कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो इसने, हम पढ़ते हैं, दिल्ली के अंदर जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी, जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी। तो हम पढ़ते हैं दिल्ली में जमायत खाना मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे, इसने दिल्ली के अंदर ही 1000 खंबा महल बनवाया था, दिल्ली में 1000 खंबा महल बनवाया था। इसी में हम पढ़ते हैं इसने दिल्ली के अंदर सीरी का किला बनवाया था, इसने दिल्ली में सीरी का किला बनवाया था। नंबर 4 पे इसने दिल्ली के अंदर ही हौज खास बनवाया था, इसने दिल्ली के अंदर ही हौज खास बनवाया था। नंबर 5 पे इसने दिल्ली के अंदर ही अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही है। इसने दिल्ली के अंदर ही अलाई मीनार बनवाई थी, ये भी कुतुब मीनार के पास में ही है। ये सारे के सारे मोन्यूमेंट्स इसने दिल्ली में बनवाए थे। और हम पढ़ते हैं सारे के सारे अलाउद्दीन खिलजी से थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे के सारे मोन्यूमेंट्स, ये सारे के सारे स्मारक बनवाए थे, जो आपको यहाँ पे ये याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1316 की। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी मारा गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से हमारे एग्जाम में और भी अभी क्वेश्चन बचते हैं, अभी उनको भी डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं। तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य मैं लिख देता हूं, इसके महत्वपूर्ण कार्य। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट कार्य किए थे वो सारे के सारे। तो देखिए सबसे पहले इसने इंपॉर्टेंट काम किया था, इसने स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी रखनी स्टार्ट की थी। तो हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्थायी सेना रखनी प्रारंभ की थी। तो हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना रखी थी। देखिए पहले सेना कैसे रखते थे, इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो जब भी युद्ध लड़ते थे उसी समय सेना को प्रजा से बुला लेते, उनकी छुट्टी कर देते, उनको जो देना है वो दे देते, यानी कुछ भूमि के टुकड़े। लेकिन इसने क्या किया, परमानेंट सैनिक रखने स्टार्ट कर दिए, जिनका काम ही क्या होगा, सिर्फ युद्ध लड़ना। अब इसने काम तो स्टार्ट कर दिया, इसके सामने एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम ये थी, सैनिक तभी परमानेंट काम करेंगे जब उनको परमानेंट सैलरी देंगे। अब से पहले तो इकते दिए जाते थे। जैसे ही सैनिकों ने सैलरी की डिमांड की तो सैलरी की डिमांड करते ही इसने अपना दूसरा इंपॉर्टेंट काम भी कर दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या था, कैश पेमेंट यानी नगद वेतन। इसने नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत में नगद वेतन देना किसने प्रारंभ किया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसने नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जैसे ही इसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया इसके सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी, नगद वेतन देने से, देखिए नगद वेतन देने से प्रॉब्लम इसके सामने ये आई। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिए। मान लीजिए ये सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी का शासन है,
और अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो शासन है वो अलग अलग हिस्सों में बंटवाए रखा था, यानी सभी जगह पे अलग अलग मंत्री अलग अलग इख्तियार हुआ करते थे। अब क्या करता अलाउद्दीन खिलजी, एक बार में पूरे के पूरे अपने शासनकाल के सैनिक इख्तियारों को सैलरी नहीं दे पाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, एक बार में ये इक्ते हुआ करते थे, इसने अलग अलग इक्ते में बंटवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता, एक बार में एक इख्तियार को बुला लेता और ये इख्तियार इसके नीचे जितने भी सैनिक हैं उन सभी सैनिकों के लेकर जाएगा, या उन सभी सैनिकों को लेकर जाएगा, या सभी सैनिकों को लेके वो जाएगा राजा के पास और उनकी सैलरी लेके आएगा। लेकिन ये इख्तियार एक चीटिंग करता था, एक धोखा करता था। वो क्या, ये इस इख्तियार से बात करके इसके सैनिक भी अपने साथ ले जाता और राजा से ज्यादा सैलरी ले आता। इसका मतलब ये है, जहां सैलरी लेनी होती 100 सैनिकों की, ये 120 सैनिकों की सैलरी ले आते। अब राजा को पता चला, या अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, उसने नगद वेतन देना शुरू तो कर दिया, लेकिन उसके इख्तियार उसके साथ धोखा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी तो चतुर था, उसने इस प्रॉब्लम को भी रिड्यूस कर दिया। वो कैसे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक प्रथा चला दी। तो नंबर 3 पे इसने अपना इंपॉर्टेंट काम किया, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या था, दाग प्रथा। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग प्रथा, एग्जैक्ट में ये मोहर प्रथा थी, और ये मोहर किस पे लगाई जाती थी, घोड़ों पर। अब समझिए कैसे वर्क करती थी, कैसे काम करती थी। अलाउद्दीन खिलजी को जब इन इख्तियारों की चीटिंग का पता चला, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन इख्तियारों के नीचे जितने भी सैनिक होते थे सभी में घोड़े वितरित कर दिए, सभी में घोड़े बांट दिए। और जैसे इन सभी में घोड़े बांट दिए गए, तो हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की, नेक्स्ट टाइम ये इख्तियार अपने नीचे जितने सैनिक हैं उनको लेके नहीं आएगा, बल्कि उन सभी घोड़ों को लेके आएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इस इख्तियार के नीचे जितने घोड़े होंगे, जितने सैनिकों के, उन सभी घोड़ों के ऊपर इस इख्तियार की मोहर लगेगी। ऐसे करके इन सभी इख्तियारों की अलग अलग नाम की उनके घोड़ों पर मोहर लगेगी। अब इस इख्तियार की बारी आती सैलरी लेने की, तो ये सारे घोड़े लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता। अब ये एक भी घोड़ा एक्स्ट्रा नहीं ले जा सकता, क्यों, अगर ये इस इख्तियार के घोड़े ले गया तो उसकी मोहर अलग होगी, और मोहर में डिफरेंस होगा, तो राजा इनको कोई भी सजा देगा, मृत्युदंड तक भी दे सकता था। तो इस प्रकार राजा ने ये दाग प्रथा चला के इस प्रॉब्लम को भी रिड्यूस कर लिया। लेकिन राजा के सामने फिर एक प्रॉब्लम आन खड़ी हुई, और वो प्रॉब्लम क्या थी, जितने भी इंडिविजुअली सैनिक थे जो युद्ध लड़ने का काम करते थे, वो क्या करते, जब सैलरी लेने की बारी आती तो राजा के पास चले जाते और राजा के पास जाके वो सैलरी ले लेते थे। लेकिन जैसे ही युद्ध लड़ने की बारी आती थी तो वो क्या करते थे, अपने स्थान के ऊपर किसी मजदूर को भेज देते अस्त्र शस्त्र देके। तो राजा की सेना कमजोर होने लगी, और राजा को पता चला जो कुशल सैनिक हैं वो तो सैलरी लेके घर पे बैठे हैं, और युद्ध लड़ने का काम क्या करते हैं, मजदूरों के हाथों से करवा रहे हैं। तो राजा ने इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए अपना चौथा इंपॉर्टेंट काम किया, और वो काम क्या थी, राजा ने हुलिया प्रथा चलाई। हुलिया प्रथा यानी स्केच सिस्टम। तो हम पढ़ते हैं, राजा ने हुलिया प्रथा की शुरुआत की। अब ये हुलिया प्रथा क्या है, इसको भी गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, जो ये हुलिया प्रथा है, तो हम पढ़ते हैं हुलिया प्रथा में क्या था, राजा ने सभी सैनिकों को एक एक करके बुला लिया और सभी सैनिकों का एक स्केच तैयार करवा दिया। यानी एक पेज होगा जिसके एक साइड में सभी सैनिक का हुलिया लिखा जाएगा, उसका फेस का हुलिया लिखा जाएगा, दूसरी तरफ उसका नाम लिखा जाएगा, ओहदा, उसकी सैलरी लिखी जाएगी। और क्या किया, इसकी 2 प्रतिलिपि बनवा ली। एक प्रतिलिपि तो उस सैनिक को हमेशा अपनी पॉकेट में रखनी पड़ेगी, एक प्रतिलिपि राजा के पास जमा होगी। ऐसा राजा ने इसलिए किया था क्योंकि जैसे ही राजा सैलरी देता था तो हुलिया चेक करता था, और सैलरी देके उसके बाद जब युद्ध पे सैनिकों को बुलाता तो भी उनका हुलिया चेक करता। अगर सैनिक कोई और सैलरी लेके जाता और युद्ध पे अगर कोई और सैनिक आता है तो इसका मतलब सैनिक में डिफरेंस है, और ऐसे में राजा उसको मृत्युदंड देता था। तो राजा ने हुलिया प्रथा चला के इस प्रॉब्लम को भी रिड्यूस कर लिया। इसके बाद राजा ने अपना इंपॉर्टेंट काम किया, 5वां इंपॉर्टेंट काम। अब ये 5वां इंपॉर्टेंट काम आपके HSSC के एग्जाम फर्स्ट ऑफ हरियाणा पुलिस का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। वो देखिए गौर से क्या है। तो राजा ने क्या किया था, अपना 5वां इंपॉर्टेंट काम राजा ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी। राजा ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। राजा ने बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई। अब ये बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या है, इसको गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो राजा को पता चला जो मार्केट है, जो बाजार है, उसमें जितने भी व्यापारी हैं वो सारे के सारे व्यापारी क्या करते हैं, अपने मनमाने रेट के ऊपर सारी वस्तुएं बेचते हैं, जैसे आज सरकार कर रही है। तो यहाँ पे राजा ने क्या किया, मार्केट की जितनी भी वस्तुएं थी सभी का जो रेट था वो निर्धारित कर दिया।
सभी का रेट निर्धारित कर दिया। अब जैसे ही सारे के सारे रेट निर्धारित कर दिए गए, उसके बाद एक और प्रॉब्लम सामने आई। वो क्या थी, जितने भी व्यापारी थे वो क्या करते थे, कोई भी सामान तोलना होता था या उसको क्या करते थे, उसका वेट करना होता था, तो सामान को कम तोल के देते थे, जैसे आज भी करते हैं काफी सारे बेईमान व्यापारी। मान लीजिए व्यापारी क्या करते थे, 1 किलो सामान देना होता था तो 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम तोल देते थे, यानी 200 ग्राम कम तोल देते थे। राजा को पता चला कि बाजार में बहुत तरीके से बेईमानी होती है, तो राजा ने क्या किया, एक विभाग बना दिया और वहां पे एक बरीद नामक गुप्तचर छोड़ दिया। जिस गुप्तचर का काम क्या होता था, कस्टमर बन के बाजार के अंदर जाना और किसी भी व्यापारी से कोई सामान लेना। अगर उस व्यापारी ने वो सामान कम तोल के दे दिया तो उस गुप्तचर का काम क्या था, जितने ग्राम सामान कम तोला उस व्यापारी के शरीर से उतने ग्राम मांस काट लेता था। यानी राजा ने ये ऑर्डर जारी किया था। राजा ने ये कहा था, बाजार नियंत्रण प्रणाली के तहत कोई भी व्यापारी जितने सामान कम तोल के देगा उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाएगा। अब व्यापारियों ने बेईमानी करनी छोड़ दी और सामान कम तोलने की बजाय सामान ज्यादा ही देने लगे थे। तो ये इंपॉर्टेंट काम किसके थे, अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन खिलजी के आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट काम है सारे के सारे मैं आपको करवा चुका हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी आपके लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस वंश के अंतिम राजा के बारे में, एक अयोग्य राजा के बारे में, जिससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनता फिर भी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, यहां पे अलाउद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का बेटा अगला राजा बना, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। तो हम पढ़ते हैं अगला जो राजा बना वो बना था मुबारक शाह खिलजी। और जो मुबारक शाह खिलजी है ये मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया था। इसने 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया था। अब देखिए मुबारक शाह खिलजी एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक क्यों था, क्योंकि इसके बारे में ये कहा गया है इसे नंगन स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, या ये भी बताया जाता है ये स्त्रियों के वस्त्र भी पहन के दरबार में आता था, या इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये दरबार में नंगन अवस्था में भी दौड़ने लग जाता था कई बार। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं ये एक अयोग्य शासक था, ये एक अयोग्य शासक था। ये यहां तक इतना अयोग्य शासक था, इसने क्या किया, अपने आप को एक टाइटल दे दिया। पहले तो इसके काम ऐसे, ऊपर से इसका जो टाइटल था वो टाइटल इसने अपने आप को क्या दिया, खलीफा का। तो इसने खलीफा का टाइटल दिया। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ क्लास में, खलीफा किसको बोला जाता था, मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा नेता, यानी जो मोहम्मद हजरत पैगंबर साहब की गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति। लेकिन इसने अपने आप को खलीफा बोल दिया। अब जैसे ही खलीफा बोला तो इसका एक वजीर था। तो हम पढ़ते हैं इसका एक वजीर था, जिस वजीर का नाम था गाजी मलिक, यानी इसका एक मंत्री था जिसका नाम था गाजी मलिक। जैसे ही गाजी मलिक को पता चला इसने अपने आप को खलीफा की उपाधि दी है। तो यहां पे हुआ क्या, जैसे ही वजीर को पता चला तो गाजी मलिक दिल्ली की जनता के सामने गया और उसने कहा, देखिए हम भारत में आए थे मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन आज हमारे बीच हमारे राजा अपने आप को खलीफा कह चुके हैं, इसलिए इस्लाम खतरे में है। तो यहाँ पे गाजी मलिक ने एक डायलॉग दिया था, और वो डायलॉग क्या दिया था, इस्लाम खतरे में है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति गद्दी पर बैठ चुका है जिसकी करतूत भी ऐसी है और उपाधि भी ऐसी है, इस्लाम खतरे में है, ये डायलॉग दिया था। और इस डायलॉग की सहायता से गाजी मलिक ने क्या किया, मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। इसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी, किसने, गाजी मलिक ने, और इस खिलजी वंश को खत्म कर दिया। और गाजी मलिक क्या हुआ, खुद गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठ के एक नए वंश की शुरुआत कर दी जिसका नाम है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा। तो आने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का पढ़ने के लिए। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम नियर बाई आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।